नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। हम नाटकों की श्रृंखला में विचार विमर्श निरंतर कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारे अगले प्रसिद्ध नाटककार, जिनको आधुनिक बोध का नाटककार कहा जाता है, वो हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश ने 3 नाटकों से इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली कि वे नाट्य विधा में एक हस्ताक्षर के रूप में उभर गए। मोहन राकेश के नाटकों का विवरण हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह ऐतिहासिक नाटक है जिसमें प्रसिद्ध पात्र जो हैं वो कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल। स्त्री पात्रों में अंबिका है, मल्लिका है और प्रियंगु मंजरी है, जो मल्लिका को देखने के लिए आती है, जो उज्जैन की राजकुमारी है। आषाढ़ का एक दिन नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कालिदास के व्यक्तित्व के उत्थान और पतन का एक रूपक है। देखिए, शीर्षक तो इसका दिया गया है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ की पहली बारिश जब होती है तो मिट्टी में सौंधी खुशबू आती है। वह हमारे मन में कुछ हलचल मचाती है, एक सुखद अनुभूति होती है। सौंधी खुशबू से हम कुछ अलग सोचने लगते हैं, कुछ अलग करने लगते हैं। मल्लिका जब कालिदास को आषाढ़ की पहली बारिश दिखाती है, प्रकृति को देखना सिखाती है, या यूं कहें कि उसकी काव्य चेतना जगाने की जो गुरु है वो मल्लिका है। कालिदास ने स्वीकार भी किया इस बात को कि मैंने जो कुछ सीखा है वो मल्लिका से सीखा है, उसके इतर मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर जब उनको प्रसिद्धि मिलने लगी तो उज्जैन के राजा उनको सम्मान देने के लिए बुलाते हैं। तब मल्लिका ही उनको भेजती है कि तुम वहाँ जाओ और सम्मान प्राप्त करो और अपना काव्य सृजन राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से प्रस्तुत करो। लेकिन वहाँ जाने के पश्चात कालिदास की प्रवृत्ति बदल जाती है। पीछे से मल्लिका उनकी राह देखती है, उनके सारे ग्रंथों को जैसे तैसे राशि का जुगाड़ करके मंगवाती है और पढ़ती है। घर के एक कोने में उनकी एक तह जमी हुई है। फिर जो कालिदास हैं उनको कश्मीर का शासक भी बनाया जाता है, लेकिन आपको पता है कभी कभी शासक नहीं बन पाए तो वहाँ से वह असफल होकर के पुनः लौटते हैं। तब उन्हें मल्लिका की याद आती है। मल्लिका के गांव में वे घोड़े पर बैठकर मुंह को ढक कर के आते हैं। मल्लिका को उनके एहसास मात्र से ही उनके आगमन का पता चल जाता है। फिर वो उनके उस टूटे फूटे घर में आते हैं तो देखते हैं कि कोने में उसके सारे ग्रंथों को पढ़ कर के मल्लिका ने रख रखा है। मन में कुछ उद्वेलन है, कुछ ऐसे अनकहे विचार हैं जो उन्होंने मल्लिका को कभी नहीं कहे। फिर अंदर से एक अंत में छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज़ आती है, क्योंकि कालिदास के छोड़ जाने के पश्चात मल्लिका ने खूब प्रतीक्षा की, खूब इंतज़ार किया, लेकिन उनको पता लगा कि वे कश्मीर चले गए हैं। उसके पश्चात धीरे धीरे वह विलोम के साथ रहने लग गई। तो एक अनकहे प्रेम और एक शुद्ध सात्विक प्रेम के ऊपर जो एक कवि का राजनीतिकरण है, उसका विलासी जीवन है, वो किस प्रकार से एक व्यक्ति को, एक प्रेमिका को, या यूं कहें कि एक निश्चल प्रेम चाहने वाली को किस प्रकार से जीवन के दूसरे मोड़ पर ले जाता है, यही आषाढ़ का एक दिन की मूल कथा है। दूसरा जो नाटक है वो लहरों के राजहंस। ये भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे 1963 में लिखा गया। इसमें भी नंद है, श्यामांग, आनंद, सुंदरी और अलका है। और इसमें
इनके अलावा भी गौतम बुद्ध हैं और उनकी पत्नी यशोधरा। लहरों के राजहंस में जो नंद हैं वो लहरों के राजहंस, उनका जो मन है वो एक जगह स्थिर नहीं है। वह सुंदरी के प्रेम पास में भी फंसे हुए हैं। अपने बड़े भाई गौतम के लिए भी बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहते हैं। वे यूं कहें कि एक तरह से सुंदरी के गुलाम बनकर के अपना जीवन जीते हैं। वह जैसा कहती है वैसा करते हैं। लेकिन एक दिन जब दासी ने आकर के कहा कि महल से आपके भ्राताश्री बिना भिक्षा लिए लौट गए, तब उनको बड़ा क्रोध आया, बड़ी पीड़ा हुई। तो वे भाग करके सीधे बुद्ध शिविर में गए और अपने सिर का मुंडन करवा के आए। बुद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन जब वापस सुंदरी के पास आते हैं, वह उनको अपना विस्कंभक लगाने के लिए और अपने चेहरे पर लेप लगाने के लिए जो पात्र पकड़ाए हुए थी, वह उसी मुद्रा में सो जाती है। आधी रात के पश्चात जब वे वापस आते हैं तो उनके मुंडे हुए शरीर को देख के डर जाती है। फिर उनसे कहती है कि तुम्हारे केस कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बुद्ध शिविर में दे दिए। तो वो वापस उनको भेजते कि जाओ तुम्हारे केस लेकर के वापस आओ। तो नंद का जो मन है वो अस्थिर है। सुंदरी है वो भौतिकवादी जीवन यापन करना चाहती है, ऐशो आराम का जीवन जीना चाहती है। जीवन के सार तत्व और जीवन का यथार्थ उसको पता नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता को केंद्र में रखकर यह नाटक लिखा गया। फिर प्रसिद्ध नाटक है आधे अधूरे, 1969 ईस्वी में। यह सामाजिक पृष्ठभूमि का नाटक है। इसमें महेंद्र नाथ है, सिंघानिया है, जगमोहन है, अशोक है, सावित्री, बिन्नी और किन्नी और जुनेजा। इस नाटक में भी आधुनिक युग में जो पारिवारिक जो टूटन है, जो खालीपन है, एकाकीपन है, अधूरापन है, उसको केंद्र में रखा गया है। और एक स्त्री पुरुष को किस प्रकार से पूर्ण रूप में प्राप्त करना चाहती है, वह एक संपूर्ण पुरुष की खोज में जीवन भर लगी रहती है। लेकिन उसको कोई भी पुरुष संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। कोई भी पुरुष अपने आप में संपूर्ण नहीं है। हर पुरुष में कोई न कोई कमी अवश्य होती है। सावित्री की यही खोज कि हर मनुष्य, हर पुरुष आधा है, अधूरा है, कोई पूरा पुरुष उसको नहीं मिलता। तो ये एक मानसिक विचलन है कि कोई पुरुष के पैमाने, कोई आधार, कोई इस प्रकार का पुरुष होगा जो अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित कर सके। ऐसा कोई पैमाना नहीं है। हर पुरुष पूर्ण है, हर स्त्री पूर्ण है। और विकृत मानसिकता से सोचा जाए तो हर पुरुष आधा अधूरा है, हर स्त्री भी आधी अधूरी है। तो इस प्रकार की मानसिक स्थिति को केंद्र में रखकर इस नाटक का सृजन किया गया। तीनों ही नाटक मोहन राकेश के अत्यंत प्रसिद्ध रहे। उसके पश्चात उनका अधूरा जो नाटक है वो है पैर तले की जमीन। फिर अंडे के छिलके एक एकांकी है, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, ये एकांकी है। सत बितने तक, छतरिया शायद हूँ, ये इनके लघु नाटक हैं जिनको बीज नाटक कहा गया है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष के महाकाव्य शौरानंद के आधार पर की है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, इन तीन नाटकों के आधार पर मोहन राकेश नाट्य क्षेत्र में आधार स्तंभ के रूप में और प्रमुख नाटककारों के रूप में स्थापित हो गए। तो आज के वीडियो में हमने आधुनिक बौद्ध के नाटककार मोहन राकेश का अध्ययन किया, जिनको ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का नाटककार माना जाता है। इसलिए मोहन राकेश वर्तमान युग में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक पात्रों के द्वारा वर्तमान की समस्याओं को प्रस्तुत कर नाट्य विधा को प्रसिद्धि दिलाने वाले प्रमुख नाटककार के रूप में स्थापित
हैं। धन्यवाद।